गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे और कल आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का मुख्य टॉपिक जो रहेगा कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज की हम लोग जो है वो बात करेंगे। डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज की जो है इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखिए कुल होते क्या हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा और उन सभी का मिक्स रूप इन टॉपिकों के अंदर हम पढ़ेंगे। कुल के अंदर मैंने आपको बताए थे कि जैसे सबसे पहले हम संघ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संघ होता है, वर्ग होता है, कुल होता है, वंश होता है, जाति होती है, ठीक है। इन सब की और एक सबसे बड़ा जो है वो जगत होता है, ठीक है। इन सब की हमने बात की थी, तो उनमें कुल की, इस टॉपिक के अंदर हम कुल की बात जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहला कुल जो आज हम पढ़ेंगे, एक कुल की बात करेंगे, वो है हमारा फाबेसी कुल। 3 कुल आपके दिए हुए हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे? फाबेसी कुल की जो है वो बात करेंगे कि ये क्या होता है। देखिए फाबेसी की बात करते हैं तो ये लेग्यूमिनोसी का उपकुल होता है। कौन से कुल का? जो लेग्यूमिनेसी कुल है, जिसके अंदर दाल वगैरह आती हैं, पादप दाल वाले आते हैं, उसका क्या है? उपकुल है। उसका क्या है? उपकुल ये कहलाता है, ठीक है। इस उपकुल को पहले जो है एक नाम दिया जाता था पेपिलियोनेटी। पहले क्या कहते थे? इसको पेपिलियोनेटी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में इसको क्या नाम दिया गया है? फाबेसी नाम दिया गया है। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? फाबेसी कहा जाता है, जबकि पहले इसको पेपिलियोनेटी भी कहा जाता था। इस कुल के सदस्य जो हैं वो संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, अर्थात अगर हम इनकी बात करें स्थान की तो ये संपूर्ण विश्व के अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करेंगे आगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी हमने खेती की है, मोठ, मूंग, ठीक है ना, ये सब इसी के अंदर आते हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कायिक लक्षणों की। किसकी बात करते हैं? कायिक लक्षणों की बात करते हैं, अर्थात वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं उनकी बात करते हैं। कायिक लक्षण की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, कायिक लक्षण के अंदर केवल हम कायिक भागों की बात करेंगे। पादप के कायिक भाग कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती होते हैं। कौन कौन होते हैं? जड़, तना, पत्ती, जिनके बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ आए हैं। इसी चैप्टर के अंदर जड़, तना, पत्ती के बारे में विस्तार से पढ़ आए हैं। तो इस टॉपिक की बात करेंगे कि इस कुल के अंदर आने वाले जो जड़, तना, पत्ती हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले तो स्वभाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वभाव की बात करते हैं। तो ये देखिए शाक भी हो सकते हैं और कुछ पौधे जो हैं वो आरोही भी होते हैं, कुछ शाक भी होते हैं, आरोही भी होते हैं, और कुछ छूप भी होते हैं, और कुछ वृक्ष भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश पौधे इनके क्या होते हैं? शाक होते हैं। शाक का मतलब छोटे, जो सबसे छोटे पादप होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शाक बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इनकी जड़ के बारे में बात करें। किसके बारे में? जड़ के बारे में बात करें तो इनमें मूसला जड़ पाई जाती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मूसला मूल जड़ जो है वो कौन सी होती है। तो इनमें कौन सी जड़ पाई जाती है? मूसला जड़ पाई जाती है। और इनके अंदर लेग्यूमिनोसेरम नामक सहजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं। इनके अंदर कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु भी पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य भी करते हैं। किसका कार्य करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्तंभ की, तने की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं। तो इनका जो तना होता है, तने की अगर बात करें तो वो सीधा होता है। तना क्या होता है? सीधा होता है, बेलनाकार होता है, सीधा बेलनाकार, साथ में ठोस होता है।
इसके अलावा कुछ पादपों में क्या होता है, आरोही भी होता है, कुछ के अंदर क्या होता है, आरोही भी होता है। तो ये स्तंभ की बात हो गई। पत्तियों की बात करते हैं कि पत्तियां कैसी होती हैं। तो इनकी जो पत्तियां हैं वो एकांतर क्रम में होती हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक के बाद एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एकांतर क्रम में होती हैं। अनुपर्णी होती हैं, क्या होती हैं, अनुपर्णी, अर्थात जो अनुपर्ण है वो पाए जाते हैं। सरल होती हैं, संयुक्त होती हैं, पिच्छाकार होती हैं, पर्णाधार तलपयुक्त होती हैं और जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पीछे इसी चैप्टर के अंदर कि जालिकावत शिरा विन्यास क्या होता है, पिच्छाकार क्या होता है। तो ये कायिक लक्षणों की बात हमने कर ली, जिसके अंदर जड़ की बात की, स्तंभ की बात की, पत्तियों की बात की और स्वभाव की बात की है। अब हम बात करते हैं इसके पुष्पीय लक्षणों की। किसके लक्षणों की बात करते हैं, इसके पुष्पीय लक्षणों की बात करते हैं। पुष्पीय लक्षण, फ्लावर कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर हम इसके केवल पुष्प की बात करेंगे। तो पुष्प हम अच्छी तरह से विस्तार से वर्णन सहित हम उसको पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर हम पुष्प क्रम की बात करें, किसकी बात करें, पुष्प क्रम की बात करते हैं, तो वो असीमाक्षी होता है। क्या होता है पुष्प क्रम, असीमाक्षी होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर पुष्प की बात करते हैं, पुष्प की बात करते हैं, वो सहपत्री होता है। देखिए ध्यान रखिए, लास्ट में हम पुष्प सूत्र लिखेंगे, उसमें सहपत्री के लिए मैंने कल आपको BR बताया था। क्या बताया था, BR। ठीक है, तो साथ में मैं लिखता जाऊंगा, सहपत्री होता है। इसके अलावा सहपत्री का युक्त भी होता है। पुष्प कैसा होता है, सहपत्री का युक्त भी होता है। पूर्ण होता है, एक व्यास सममित होता है। कैसा होता है, एक व्यास सममित। एक व्यास सममित के लिए मैंने आपको कौन सा चिन्ह बताया था, प्रतिशत का चिन्ह बताया था। इसके अलावा द्विलिंगी होता है। क्या होता है, पुष्प जो है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी के लिए मैंने इस प्रकार का चिन्ह आपको बताया था। ठीक है, द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग होते हैं, नर और मादा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पंचतेयी होता है, पंचतेयी। इसके अलावा जायांगधर, जायांगधर। अगर हम बात करें इसके अंदर किसकी, जायांगधर की बात करते हैं, जायांग की बात करते हैं, तो वो पंचतेयी होता है और संयुक्त होता है। क्या होता है, संयुक्त होता है। जायांग क्या होता है, इनका जो जायांग है वो कैसा होता है, संयुक्त होता है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ परिजायांगी भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं, परिजायांगी भी होते हैं, परिजायांगी भी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाह्य दलपुंज की। किसकी बात करते हैं, बाह्य दलपुंज की। तो बाह्य दलपुंज को किससे लिखा जाता है, बाह्य दलपुंज को K से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, K से लिखा जाता है। तो 5 बाह्य दल पाए जाते हैं जो संयुक्त दली होते हैं। 5 बाह्य दल पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, संयुक्त दली होते हैं, अर्थात संयुक्त होते हैं। इसके अलावा दलपुंज की बात करें तो दलपुंज जो है वो भी 5 होते हैं, लेकिन पृथक दली होते हैं। क्या होते हैं, पृथक दली होते हैं। और ये 3 चक्रों में होते हैं। कितने चक्रों में होते हैं, 3 चक्रों में, 1 + 2 + 2। लास्ट वाला जो है वो संयुक्त होता है। इस प्रकार से जो है दल जो है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, अलग अलग 3 चक्रों के अंदर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पुमंग की, पुमंग को हमने A से लिखा है। किससे लिखते हैं, A से। तो 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। कितने, 2 चक्रों में होते हैं, 9 + 1, अर्थात 9 तो संयुक्त होते हैं और 1 जो है वो अलग होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य द्विसंगी होते हैं। 9 पुंकेसर अंडाशय को घेरते हुए एक लंबी नली का निर्माण करते हैं और जो 1 है पुंकेसर वो मुक्त रहता है, अर्थात अलग रहता है। जायांग की बात करते हैं, जायांग की बात करते हैं तो जायांग एक अंडपी होता है। जायांग क्या होता है, एक अंडपी होता है, केवल उसके अंदर एक अंडप पाया जाता है। ऊर्ध्ववर्ती होता है। तो ऊर्ध्ववर्ती के लिए मैंने आपको बताया था नीचे लगेगा, साथ में ये एक कोष्ठीय होता है, अर्थात खुला होता है। तो G लिख के 1 लिख के और उसके नीचे अंडरलाइन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसका, जायांग का। तो इस प्रकार हमारे पास जो पुष्प सूत्र लिखने के सभी मैटर थे वो आ चुके हैं, हम लिखेंगे अभी। उससे पहले फल की बात करते हैं।
इस कुल के पादप जो हैं उनमें फल जो है वो सिंब प्रकार का होता है। सिंब का इंग्लिश का शब्द भी आपको याद रखना है, लेग्यूम। कैसे प्रकार का होता है? सिंब प्रकार का होता है। इसके अलावा बीज की अगर बात करें तो बीज भी हम लोग फल भी पढ़ चुके हैं। बीज की अगर बात करें तो अभ्रूणपोषी होता है। बीज कैसा होता है? अभ्रूणपोषी होता है, अर्थात नॉन एंडोसपर्मिक होता है। इसके अंदर भ्रूणपोष जो है वो नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं पुष्प सूत्र की। किसकी? जो हमने कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था, पुष्प सूत्र की हम लोग बात करते हैं। पुष्प सूत्र कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें पुष्प देखना है सहपत्री है या असहपत्री है। सहपत्री है तो BR लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में एक व्यास सम्मित है तो त्रिज्या प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद द्विलिंगी है तो द्विलिंगी का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? जो बाह्य दलपुंज है वो 5 बताए थे मैंने, K से लिखते हैं, और संयुक्त होते हैं तो ब्रैकेट में 5 लिख दिया। इसके बाद दलपुंज की बात करें तो ये भी 5 थे, लेकिन 3 चक्रों में थे, 1 + 2 + 2। लास्ट है वो संयुक्त होते हैं। 2 जो लास्ट वाले घेरे में होते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। पुंकेसर की बात की थी, 10 थे, 9 संयुक्त थे और 1 मुक्त रहता है, अलग रहता है, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। लास्ट में जायांग की, जायांग अंडाशय जो है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है, एकांडपीय होता है। ऊर्ध्ववर्ती के लिए नीचे हम अंडरलाइन करते हैं और ये खुला होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? पुष्प सूत्र जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी और आपको हर कुल के अंदर इस प्रकार से लिखना पड़ता है। इसके बाद में हम इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं, स्कूल के आर्थिक महत्व की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ फाबेसी फैमिलीज़ की बात करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व की बात करते हैं। देखिए कोई भी पादप हो उसका कुछ ना कुछ आर्थिक महत्व होता है। तो ये जो पादप हैं इनका आर्थिक महत्व हम 7 प्रकार से पढ़ेंगे। 1 नंबर पहले मैं लिख देता हूँ। 1 नंबर हम दालों के रूप में काम में लेते हैं इनको। किसके रूप में? दाल के रूप में। 2 नंबर हम तेल के रूप में काम में लेते हैं। 3 नंबर हम इन पादपों को रंग के रूप में काम में लेते हैं, रंग बनाया जाता है। 4 नंबर अगर बात करें तो इनसे तंतु बनाए जाते हैं। 5 नंबर अगर बात करें तो इनसे चारा प्राप्त होता है। 6 नंबर अगर बात करें तो इन पादपों से औषधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? औषधि प्राप्त होती है। 7 नंबर बात करें तो इन पादपों को सजावटी, इन पादपों के जो पुष्प हैं वो सजावटी होते हैं तो उनको सजावट के रूप में भी काम में लिया जाता है। सबसे पहले हम दालों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? दालों को, उसके बाद में तेल को, उसके बाद में रंग को, उसके बाद तंतु, उसके बाद चारा, उसके बाद औषधि और लास्ट रहेगा सजावटी पुष्प। तो देखिए दालों के रूप में किन किन को काम में लेते हैं। देखिए दालों के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन होती है और प्रोटीन के लिए हम दाल को ग्रहण करते हैं। तो विभिन्न दाल युक्त पादप कौन कौन से हैं? जैसे मटर है, पाइसम सेटाइवियम, चना है, साइसर एरिटिनम, अरहर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? केजनस केजन। मसूर की दाल है, इसके अलावा उड़द की दाल है, मूंग जिसका वैज्ञानिक नाम होता है विग्नो रेडिएटा, इसके अलावा मोठ हैं, ठीक है, सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स। कक्षा 10 के अंदर 14वें चैप्टर में आप लोग इन सब के वैज्ञानिक नाम पढ़ के आए हुए हो। तो ये सब दालों के रूप में काम में आते हैं। अगर फाबेसी कुल के पादपों की तेल के रूप में बात करें तो मूंगफली, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एराकिस हाइपोजिया, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन को दाल और तेल दोनों के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें रंग के रूप में, डाई जो है तो नील पादप, नील पादप है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है इंडिगोफेरा टिंकोरिया, टिंक्टोरिया नाम होता है। इसके अलावा दूसरा पादप जो है टेसु है, या जिसे डाक की प्लास कहते हैं, वो पादप जो है उनसे क्या प्राप्त किए जाते हैं? रंग प्राप्त किए जाते हैं। तंतु के रूप में अगर बात करें तो सन है या सनाई है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, सन या सनाई, क्रोटोलेरिया जूनसिया। चारे के रूप में बात करें तो रिजका है, इसके अलावा मूंग मोठ इनका चारा होता ही है, आप सभी को पता है। औषधि के रूप में बात करें तो एक पादप है मुलेठी, जो इसी कुल का पादप है, जिसको किसके रूप में काम में लिया जाता है? औषधि के रूप में। लास्ट में बात करते हैं सजावटी पुष्प, तो वो ल्यूपिन पादप है।
मीठी मटर है, उनके पुष्प हैं, उनको सजावट के रूप में काम में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी जो एक कुल था पहला फाबेसी वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने इसका पूरा वर्णन जो है वो पढ़ लिया है। इसके बाद हम दूसरा जो है सोलेनेसी, 2 नंबर कौन सा है? सोलेनेसी, और 3 नंबर आपके लीलियसी। एक तो 2 नंबर सोलेनेसी है, 3 नंबर आपके लीलियसी है, जो आगे वाले 2 वीडियो के अंदर या एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे।